सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर एवरी टॉपिक दैट इज़ इंक्लूडेड इन योर 11th एनसीईआरटी। ठीक है, बायो की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, आपका 11th स्टैंडर्ड का जो एनसीईआरटी पढ़ा है, ठीक है, एनसीईआरटी बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर जो भी कंटेंट्स है आपके पास में, जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने यूनिट हैं, टोटल इसके अंदर देखेंगे तो 5 यूनिट है। ठीक है, आपका लास्ट वन में जो आता है वो आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, उसके पहले आता है प्लांट फिजियोलॉजी। तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स आपके बहुत सारे ऐसे यूनिट्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, ऐसे मेन टॉपिक होता है। ठीक है, मेन टॉपिक होता है। वो मेन टॉपिक मतलब उसके ऊपर हम टोटल बात करने वाले होते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, यूनिट हो जाता है। ठीक है, ये तुम्हारा यूनिट हो जाता है। उसके नीचे आपके सब टॉपिक्स आते हैं, जिसको हम सब टॉपिक्स आ जाते हैं। ठीक है, जिसको आप कह सकते हो क्या है, ये आपके चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग को एक टॉपिक दिया जाएगा। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी की। ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब होता है ह्यूमन से रिलेटेड। ठीक है, ह्यूमन से रिलेटेड एवरी सिस्टम, एवरीथिंग दैट इज़ इंक्लूडेड इन योर बॉडी, इनसाइड योर बॉडी। ठीक है, एंड आउटसाइड योर बॉडी एज वेल। तो बेसिकली हम इसके अंदर सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब ह्यूमन के हर पार्ट्स के बारे में बात होगी, नॉट दैट डीप। ठीक है, बेसिकली हम अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से बात करेंगे ना। हम अभी 11th स्टैंडर्ड में हैं, थोड़ा बेसिक्स चल रहा रहेगा, थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे होगा, एकदम एडवांस भी नहीं होगा। बहुत सारे लोग नीट का एग्ज़ाम है ये समझ के 11th की एनसीईआरटी को इतना ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेते हैं कि वो हाफ ऑफ देम, ठीक है, एंटर कर चुके होते हैं एमबीबीएस में। नहीं, आप लोग को ऐसे नहीं करना है। आप लोग को एनसीईआरटी को एनसीईआरटी ही समझ के पढ़नी है। आप लोगों को 11th के आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 11th स्टैंडर्ड का मैं आप लोग को बायोलॉजी का डिफ़िकल्टी लेवल बताऊँ, ठीक है, बायो का मेरे हिसाब से ये इजी टू मीडियम होना चाहिए। मीडियम, बहुत कम चैप्टर्स में मीडियम करेंगे हम इसको। समझो 11th स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में मोस्ट ऑफ द टाइम 2 चैप्टर, प्लांट्स का थोड़ा लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है। तो समझ लो ऑल इन योर दिस टेक्स्ट बुक, कंप्लीट टेक्स्ट बुक आपके पास में प्लांट्स के एक वो चैप्टर हो जाता है, दूसरा। ठीक है, 3 चैप्टर आपके होते हैं प्लांट्स के। ठीक है, डिफ़िकल्ट जो आप लोग मानते हो। इसके अलावा तो आप लोग के लिए कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए, बाकी सारे चैप्टर्स इजी है। खाली इतना रहता है कि आपको 11th बायोलॉजी जो है उसको आप लोग को पढ़ना होता है, समझना होता है, और उसके साथ साथ आप लोगों को इसको याद भी करना होता है। याद करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे अच्छे चैप्टर्स जो सिर्फ याद करने से निपट सकते थे, उनको आप कोई और स्ट्रैटेजी अपनाने जाओगे, फेल हो जाओगे यार। ठीक है, तो 11th बायोलॉजी को आप ऐसे कीवर्ड से अपने इसमें रख लो, दिमाग में एकदम फिट कर लो कि 11th बायो का मतलब होता है अंडरस्टैंड। ठीक है, अंडरस्टैंड प्लस लर्न। और मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि सिर्फ अंडरस्टैंड करके छोड़ दो, नहीं, या सिर्फ लर्न करके छोड़ दो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहिए। आप लोगों को जितना अंडरस्टैंड करना है उतना ही आप लोग को लर्न करना है। डिफ़र करता है चैप्टर वाइज। कहीं कहीं पर ऐसा है, अभी जैसे एनिमल किंगडम आ जाएगा, वो चैप्टर कोचिंग में इतना ज़्यादा डीप में लेके जाते हैं, इतना ज़्यादा पढ़ाते हैं वो चैप्टर के बारे में। लेट मी टेल यू दिस, लेट मी शो यू द चैप्टर। वो चैप्टर अभी पीडीएफ में है नहीं, मैंने सिर्फ अपना ये टॉपिक्स वाला पीडीएफ उठाया था। तो ये चैप्टर में आप लोग को बात करूँ तो बेसिकली हम क्लासेस पढ़ते हैं आपके पास में, किंगडम है आपका, एनिमल किंगडम है, उसके अंदर आपके पास में क्लास आ जाते हैं, सब क्लास आ जाते हैं। और हर एक क्लास का बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, उनके फीचर्स पढ़ते हैं। ठीक है, फीचर्स कैसे होते हैं, ओवरऑल फीचर्स होते हैं बेटा, ओवरऑल फीचर्स होते हैं। ठीक है, कभी भी आप लोग को अगर कोई ये बोलेगा कि एक फ़ीचर को पकड़ लो, ठीक है, एक फ़ीचर को पकड़ लो, लाइक फॉर एग्जांपल उनके आप विंग्स के बारे में, ठीक है, नहीं, ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, आपका जो ये वाला पार्ट आता है ना, पाइसेस, हाँ, पाइसेस का, नहीं नहीं, एव्स का पार्ट आता है ना, एव्स का पार्ट आता है। तो उसके अंदर ग्लैंड्स के बारे में इतना डीप में समझाएंगे, इतना डीप में समझाएंगे कि जो चीज़ ऐसे कंप्लीट हो सकती थी, वो चीज़ ऐसे 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 जाके कंप्लीट हो रही है। बताओ,
विच इज़ करेक्ट फॉर यू, विच इज़ करेक्ट फॉर यू, टेल मी, विच इज़ ईजियर फॉर यू, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, हाँ, या ऐसे ऐसे, ठीक है। आधे लोग तो यहाँ कहीं फंस जाते हैं, ठीक है, आधे लोगों को यहाँ नहीं समझ आता, आधे लोग ये पूरा समझ लेते लेकिन उसके बाद में पूरे ब्लैंक हो जाते हैं। यार उतना पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं है ना, जितना आपको दिया है। ये आप लोगों की ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। जस्ट आई एम शोइंग यू, वेट में इसको मैंने, हाँ देखो, अभी ये आपकी एनसीईआरटी की चीज़ है, ये लाइन है। ये मैं आप लोग को ये वीडियो में ना पूरा डेप्थ में एक्सप्लेन करूँगी कि क्या चीज़ आपको करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, और एनसीईआरटी को बेसिकली टैकल कैसे करना है, मैं उस बारे में बात करूँगी। तो अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है ये वीडियो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं आप लोग को पहले बता देती हूँ। जिन लोगों को एनसीईआरटी पता है क्या है, जो लोग इन्हें अटैम्प्ट दे चुके हैं, वो लोगों को ये वाला वीडियो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहने वाला है। ये वीडियो ख़ास तौर से उन लोगों के लिए बना है जिनको कुछ भी नहीं मालूम कि भाई एनसीईआरटी क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, नीट का एग्ज़ाम वो पहली बार दे रहे हैं या फिर नीट एग्ज़ाम के बारे में पहली बार सुन रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो मैं ये बता रही हूँ कि आपकी जो एनसीईआरटी है, बहुत सारे लोग हैं ना बेटा, पढ़ रहे होते हैं, एक अटेम्प्ट दे चुके होते हैं, लेकिन इतने वो डिस्ट्रैक्टेड होते हैं ना फ्रॉम देयर गोल्स, ठीक है। कभी पढ़ाई की वजह से वो यहाँ कहीं चले गए, कहीं यहाँ चले गए, कोई दूसरे रीजंस की वजह से, उनको यही नहीं पता कि इतना सिंपल सा पाथ है, उसके अंदर आप लोग अलग अलग झमेले में फंस रहे हो। दैट इज़ नॉट राइट। आप लोग को सिर्फ एक सिंपल एनटीए ने एक सिंपल आप लोग को पाथ दिया है, एक रोड दिया है, उसी के ऊपर चलो, सिंपल, ठीक है। तो एनसीईआरटी भी हमारी कुछ ऐसी है। एनसीईआरटी में आप लोग को ना एक ऐसा माइंड मैप दिया हुआ है कि ये चैप्टर्स है, ये चैप्टर्स है, ये चैप्टर्स है, ठीक है। आप लोग कहीं कहीं से ऐसे समझ लो, आप लोग थोड़ा कोई चैप्टर में इंटरेस्ट रखते हो, तो आप लोगों ने थोड़ा बाहर का पढ़ लिया, यहाँ पे थोड़ा बाहर का पढ़ लिया, ठीक है। कोई चैप्टर को आपको बाहर जाकर पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, तो आप लोग उसको नहीं पढ़ रहे हो, जितना ज़रूरत है उतना पढ़ रहे हो, लेकिन यही सही रास्ता है। कई बहुत सारे ना इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है, ये पूरा आपका रोड है, ये हिस्सा छोड़ के इसके ऊपर फोकस करने की बजाय बाकी सब पढ़ाएंगे, ठीक है, बाकी सब पढ़ाएंगे। दैट इज़ नॉट राइट, ये तो सही नहीं है। आप लोगों को क्या करना था, इसके ऊपर फोकस करना था। एंड आई एम टेलिंग यू, जब एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आता है ना, दे विल टेल यू टू गो थॉरली टू इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, गो थॉरली फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, अच्छे से पढ़ के रख लो, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड आपको आना चाहिए। तो अगर एट द एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अस टू कंप्लीट अवर एनसीईआरटी बाय हार्ट, ठीक है, मतलब समझ रहे हो, आप लोग को एनसीईआरटी को एकदम ऑन योर फिंगर टिप्स होनी चाहिए, ये ऐसा हम कहते हैं कि आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए एनसीईआरटी पूरी की पूरी। यू आर अ बायो स्टूडेंट, यू आर अ मेडिको, तो आप लोग को एनसीईआरटी पूरी आनी चाहिए। तो ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, ये सही में आपको एनसीईआरटी पूरी आनी चाहिए। और इनफैक्ट अगर मैं इस बात पे जोर दूँ तो आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही आनी चाहिए। अगर आप लोग का ये इंटेंशन है कि आप लोग को नीट क्लियर करना है ना, तो एनसीईआरटी आपका गोल होना चाहिए। इज़ दैट स्टूडेंट्स? तो अब मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना शुरू करती हूँ कि किस तरीके से इसको फाइनली, मतलब बेसिकली आप लोग को किस तरीके से इसको टैकल करना है, किस तरीके से आप लोग का क्या टारगेट होना चाहिए, और वो टारगेट अगर आपका है तो उसको कैसे आप लोग कंप्लीट करोगे, किस तरीके से अकम्प्लिश करोगे। हमारा टारगेट, ठीक है, हमारा टारगेट है एनसीईआरटी, ठीक है। मैं बहुत जल्द इसके पूरे रीडिंग वाले लेक्चर शुरू करूँगी, सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग होगी उसके अंदर, रीडिंग के साथ साथ मैं पीछे एक्सप्लेनेशन भी करती रहूँगी। तो ये आप लोग का टारगेट है, ये क्या है आप लोग का, ये टारगेट है, दिस इज़ योर टारगेट। अब ये टारगेट तक पहुँचने के लिए आप लोग कुछ चीज़ें आनी चाहिए, इसके लिए मैं आप लोग को ये नया पेज ले लेती हूँ। ओके, तो शुरू करते हैं। हम अभी बात कर रहे थे कि हमारा टारगेट क्या है, एनसीईआरटी हमारा टारगेट है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। हमारा टारगेट होगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हमारा बेसिकली टारगेट होगा इन योर प्रिपरेशन ऑफ बायो, ठीक है। बायो आपका जब भी रहेगा ना, नीट का बायो की बात करोगे ना, तो आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, एनसीईआरटी। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर टारगेट।
अब इसको अकम्प्लिश कैसे किया जा सकता है, मैं कुछ बातें बताऊंगी। यू हैव टू नोट दैम नॉट ओनली इन योर नोटबुक, ठीक है। उसको आप पॉइंट बना के नहीं सिर्फ नोट करोगे, उसको आप लोग को दिमाग में फिट करके रखना है, ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा कहाँ आपके रिमेम्बरेंस में होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। जब भी आप बायो पढ़ोगे, ये चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ आती है अंडरस्टैंड, ठीक है। अंडरस्टैंड, चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सिर्फ समझना ज़रूरी नहीं है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। तो आपके जो टेक्स्ट बुक है उसकी लैंग्वेज आप लोग को पल्ले पढ़नी चाहिए, उसकी लैंग्वेज समझना इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। बेसिकली कुछ ऐसी लाइंस आ जाती है बीच में, घुमा फिरा के ट्विस्टेड लाइंस होती है, थोड़ी कॉम्प्लिकेट लाइंस होती है, ठीक है। सो उसको हम अच्छे से समझेंगे। मैं आगे वीडियोस बनाने वाली हूँ, हर एक चीज़ में एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर करने वाली हूँ, हर एक लाइन की मैं रीडिंग कराने वाली हूँ, हर एक लाइन पे मैं आपको अच्छा जितना वो लाइन पे एक्सप्लेनेशन बन सकता था वो सारी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाली हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्लियर होता है, क्या करना है आप लोग को, अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है क्या, लर्न। मैंने पहले बता दिया आपको, लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग को एग्जांपल्स दिए हुए लिटरली हर एक चैप्टर में। बात करें फ्रॉम लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड में आप लोग के लिए आ जाता है हर्बेरियम। हर्बेरियम है आपके जो भी ये प्रिजर्वेशन के लिए जितने भी तरीके हैं उस सब के बारे में बेसिकली बात की गई है। तो उसमें आप लोग को एग्जांपल्स दिए हुए बेसिकली हर्बेरियम के थ्रू हो सकता है। आप लोग का ये जूलॉजिकल पार्क्स हो गए एंड बॉटनिकल पार्क्स हो गए। तो इस तरीके से हम लिविंग वर्ल्ड के एग्जांपल्स देख सकते हैं। उसके बाद में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अगेन आप लोग को हर एक हर एक इसके बारे में बात की गई है। हर एक बैक्टीरिया के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एल्गे के बारे में एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो आप लोग को वो अच्छे से याद होना चाहिए। फिर तो ये पहला पॉइंट आ जाता है लर्न। दूसरा पॉइंट आ जाता है क्या, लर्न, ठीक है। क्या करना है आप लोग को, सब चीज़ों को दिमाग में बिठा लेना है, बिठा लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है, लर्न कर लेना है। एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, ठीक है, हर एक तरीके के एग्जाम्पल्स, और बेसिकली आपको हर एक लाइन याद होनी चाहिए, ठीक है। ये हो जाता है। थर्ड पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट आपको बायो में और क्या चीज़ें ज़रूरी है, तो उसकी लैंग्वेज समझना ज़रूरी है, वो आ जाता है अंडरस्टैंडिंग में। लर्न करना ज़रूरी है, वो हो जाता है। उसके बाद में बायो के अंदर क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ये तो मैं कहूँगी सिर्फ बायो में नहीं यार, ये तो हर एक सब्जेक्ट के लिए मस्ट है। कोई भी सब्जेक्ट का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो जो टॉपिक हो, प्रैक्टिस इज़ अ मस्ट, ठीक है। अब बोलोगे बायो में कैसे प्रैक्टिस की जाए, तो बायो में भाई क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं। आप लोग को एक बहुत अच्छा मैं रिमाइंडर दे सकती हूँ, इनफैक्ट मैं इस पर पूरा वीडियो भी बनाऊँगी कि मैं किस तरीके से प्रिपेयर करती थी अपने आप को बायो के लिए। बायो के लिए मैं अपनी कोई भी नोटबुक लेती थी, हाँ ठीक है, OMR शीट होना ये सारे होना ज़रूरी नहीं है। कोई भी नोटबुक ले लो, उसके अंदर मार्जिन बना लो, नंबरिंग डाल दो, नंबरिंग डालने के बाद में इतना स्पेस कम से कम छोड़ो, फिर एक डालो, फिर ऐसा स्पेस छोड़ो, फिर ऐसा करो, फिर स्पेस छोड़ो। तो इसमें क्या होगा ना, आप लोग के पास नंबर है, यहाँ पे आप लोग आंसर लिखोगे उसका, समझो मेरे को मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर मुझे A लगा, सेकंड क्वेश्चन पढ़ा मुझे नहीं आया मैंने छोड़ दिया, थर्ड क्वेश्चन मैंने पढ़ा उसका आंसर मुझे B लगा, C लगा। इसके बाद में आप लोग को आंसर की मिलती है। अब देखो, आप कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास में ना तो क्वेश्चंस होंगे, ना तो क्वेश्चन का कलेक्शन होगा उनके पास में, ना तो आंसर की, तो बहुत दूर की बात है, आंसर की ऑनलाइन भी मिलना मुश्किल है अभी। तो आई विल वर्क फॉर इट, मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग को हर एक चैप्टर वाइज आपको क्या मिलते जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिलते जाए, ठीक है। तो एक तरीके से प्रैक्टिस शीट आप लोग को मिलती जाए, ताकि आप उसके ऊपर क्या कर सको, वो क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस बहुत मैं चुन चुन के बनाने वाली हूँ। वीडियो चालू है ना, हाँ। तो क्वेश्चंस को मैं एकदम चुन चुन के बनाने वाली हूँ, क्वेश्चंस बनाऊँगी नहीं, बेसिकली बनाने नहीं वाली हूँ। और कुछ हाँ मुझे अगर ये NCERT पढ़ते टाइम कुछ क्वेश्चंस अगर इंपॉर्टेंट लग जाएंगे, कुछ लाइनें इंपॉर्टेंट लग जाएगी, तो उसके बेसिस पे मैं खुद भी क्वेश्चंस बना दूँगी, वो आपके प्रैक्टिस शीट के अंदर ऐड हो जाएगी। उस प्रैक्टिस शीट को आपको बहुत अच्छे से पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ में समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको पूरा अपना 100% देना है उसको सॉल्व करने के लिए। मैं आप लोग को ये नहीं कह रही हूँ कि 100% आप दो और आपका रिज़ल्ट भी 100% आना चाहिए, ठीक है, नहीं, 100% आप एफर्ट्स दोगे,
रिज़ल्ट्स आपके 100% आए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपके रिज़ल्ट 100% आए होते तो आपको प्रिपरेशन की तो ज़रूरत ही नहीं होती ना। मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन ही तो कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग का जो है जितने एफर्ट्स के साथ आप पेपर दो उतना ही चांसेस हो आपके रिज़ल्ट्स का अच्छे आने का। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग 100% एफर्ट देने के बाद में भी 40% स्कोर कर सकते हो। मतलब अगर आप 100% की डीटीपी या फिर प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर रहे हो तो हो सकता है आप लोग के 40 राइट है, 60 रॉन्ग है, कभी कभार हो सकता है 20 राइट है, कभी हो सकता है 50 राइट है। ऐसा हो सकता है कि आप लोग 90 तक के भी पहुंच जाओ। ये होगा आगे, ट्रस्ट में। आप लोग जब आप चैप्टर को अच्छे से समझोगे, जब आप चैप्टर को भांप लोगे ना अच्छे से, उसके बाद में ये आप लोग के लिए बहुत इजी हो जाएगा हर एक चैप्टर के प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करना। और उसका 90 क्वेश्चंस एटलीस्ट आउट ऑफ अगर 100 क्वेश्चंस के आप सॉल्व करो तो उसके अंदर से 90 राइट आए, ये होना बहुत ज़्यादा प्रोबेबल है। ये चीज़ हो जाती है। इस तरीके से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हो जाएगा उसकी, या मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आपको नंबरिंग देनी है, उसके बाद में आप लोग को आंसर लिखना है। इसके बाद में आप क्या कर सकते हो, वेयर इज़ माय रेड पेन। इसके बाद में आप चेकिंग करो, खुद से चेकिंग करो। आंसर की मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगी। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू जस्ट ऐसे ही दे दिए बस आप लोग को जो करना है इसके साथ। नहीं, ऐसा है कुछ नहीं होने वाला है। अगर मैं आप लोग को क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाली हूँ, अगर मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी तो आंसर की भी प्रोवाइड करूँगी। इनफैक्ट आई विल ट्राई टू गिव द एक्सप्लेनेशन एज वेल, ठीक है, टू राइट देयर एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ऑन व्हाट बेसिस। या फिर मैं आप लोग को एक तरीके से रेफरेंस लिख के दे दूँगी नीचे के एनसीईआरटी की ये वाले चैप्टर में ये पेज नंबर पे आप लोग को ये मिलेगा। ऐसा मैं रेफरेंस डाल दूँगी कम से कम, या फिर एक्सप्लेनेशन डाल दूँगी। तो ये चीज़ें हो जाती है। तो आपको आंसर की होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मैंने जब अपना स्टडी किया, मेरा जब प्रिपरेशन चल रहा था, I was literally searching for the answer keys provided by the institute that I joined. ठीक है, मैंने पैसे दे के वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और उसकी आंसर की सिर्फ इस तरीके से थी, 1 का A, 2 का B, 3 का C, 4 का D, ऐसा जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ। इस तरीके से आंसर की थी। ना तो उसका एक्सप्लेनेशन, ना तो उसका रेफरेंस, ना तो उसका कोई कोई उसका बेसिस ही नहीं था। ये चीज़ सिर्फ बायो में नहीं, ये चीज़ मैंने केमिस्ट्री में देखी, ये चीज़ मैंने फिज़िक्स में देखी। ये हमको कहाँ मिलता है, मॉड्यूल्स में मिलता है। ये मॉड्यूल्स में हमको मिलता है। मैंने मॉड्यूल्स ही पढ़ने छोड़ दिए, बिकॉज कोई मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है ना, और मैंने अगर वो चैप्टर पे अपने एफर्ट्स डाली हूँ, अगर मेरा क्वेश्चन रॉन्ग निकल के आ जाता है ना, तो आई गिव मेरा दिमाग आई लूज़ कंट्रोल। मुझे बस उसका आंसर चाहिए रहता है, मुझे सिर्फ उसका सल्यूशन चाहिए रहता है। आई थिंक बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा, या फिर शायद किसी के साथ ऐसा नहीं होता होगा, बट मेरे को जब कोई क्वेश्चन रॉन्ग मिल जाता था, अगर मेरा कोई क्वेश्चन रॉन्ग आ जाता था, तो आई यूज़ टू लिटरली सर्च इट एवरीवेयर। मैं ब्रेनली पे सर्च कर लूँगी, ये डाउट नट पे सर्च कर लूँगी, मुझे नहीं मिलता है तो आई गेट स्टक देयर। मैं वहाँ ही रुक जाती थी, मैं अटक जाती थी। ऐसा नहीं करना आप लोग को। ये मेरी वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स थी इन प्रिपरेशन। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, उसको छोड़ दो। ऐसा नहीं करना है आपको कि एक क्वेश्चन को पकड़ के बैठ गए। अगर आप लोग कोई कोचिंग ज्वाइन किए हो तो जाके वो क्वेश्चन का डाउट पूछो। और ऐसा भी होता है यार, देखो बहुत सारे रीज़न से आपके डाउट भी क्लियर नहीं होंगे, इसके भी चांसेस हैं। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है ना, मेन चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे सिंपल चीज़, ऐसे मॉड्यूल्स चूज़ करो या फिर कोई ऐसी कोचिंग ज्वाइन करो, ठीक है। वहाँ पे आप लोग पूछो कि आप लोग जो मॉड्यूल्स प्रोवाइड कर रहे हो उसके अंदर क्वेश्चंस तो भाई उन लोग कहेंगे कि हज़ार क्वेश्चंस है। वी गिव स्टूडेंट्स द बेस्ट फैक्टर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। वी प्रोवाइड द बेस्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। ये तो हो जाता है, ये तो सबका बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। एक लाइन पढ़ के कोई 3 तरह के क्वेश्चंस बना सकता है, एक्टिव पैसिव करके क्वेश्चन को बदला जा सकता है, ट्विस्ट किया जा सकता है। हर एक लाइन से 10 क्वेश्चन बना देते हैं। लेकिन भाई इसका आंसर की है क्या आपके पास, ये पूछो। आंसर की है, और अगर आंसर की है तो उसका सल्यूशन है क्या। आंसर की का भी सल्यूशन होता है, आंसर की एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं, रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। वी आर स्टूडेंट्स नॉट प्रोफेसर्स। इवन प्रोफेसर्स कीप ऑन लर्निंग। तो ये स्टूडेंट्स को कहाँ से ये समझ में आ जाएगा कि 1 का चलो A है यही लिख के आ जाओ, ऐसा नहीं होता है ना। दे हैव टू अंडरस्टैंड।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे यू हैव टू चेक कि आप जहाँ से भी प्रैक्टिस शीट को आप डाउनलोड कर रहे हो या फिर जहाँ से भी आपको मिल रही है उसके आंसर की होना चाहिए। पहली बात तो आंसर की नहीं रहेंगे देन दैट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड यू नो एवरीथिंग, है ना, वेस्ट ऑफ पेपर एज वेल। आंसर की होने चाहिए अलॉन्ग विथ सॉल्यूशंस, ठीक है, सॉल्यूशंस होने चाहिए, उसके एक्सप्लेनेशन होने ज़रूरी है, ठीक है, उसका रेफरेंस होना ज़रूरी है, ये सब चीज़ होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कहूँगी, बस इतना आपका ज़रूरी है यार कि आप लोग को समझ में आ जाता है कि इसका 1 का आंसर 2 क्यों है, 2 का आंसर A क्यों है, 3 का आंसर 4 क्यों है। आप लोग को ये पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ये हो जाता है आपका एनसीईआरटी को कैसे मैनेज करना है, एनसीईआरटी को कैसे मैनेज करना है। नेक्स्ट बात क्या कर सकते हैं हम, ये हो गया आप लोग का एनसीईआरटी को कैसे टैकल कर रहा है। हर एक चैप्टर के बारे में बात करेंगे, उससे पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ आप लोग की जो एनसीईआरटी है और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं इसके अंदर। यार आप लोग को बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं अगर आपको बताऊँ, ठीक है, तो मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे आई रियलाइज दिस थिंग कि मेरा कॉम्बिनेशन होता था। मैं कभी भी 3 सब्जेक्ट्स को एक साथ नहीं पढ़ती थी भाई, कभी भी 3 सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ा भी नहीं जा सकता एंड दैट्स नॉट इवन हेल्दी। मतलब अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती अगर आप ऐसे करोगे तो। कोई भी 2 सब्जेक्ट लो, ठीक है, कोई भी 2 सब्जेक्ट लो। तो मेरे पास में ना केम और फिज़िक्स का ऑप्शन होता था, नहीं सॉरी रॉन्ग लिख दिया मैंने, केम और बायो का ऑप्शन होता था, ठीक है। मेरे पास में फ़िज़िक्स और बायो का ऑप्शन होता था, मेरे पास में सिर्फ बायो का ऑप्शन होता था, मेरे पास में या तो सिर्फ फ़िज़िक्स का ऑप्शन होता था, केमिस्ट्री का ऑप्शन होता था, या तो मैं एक टाइम पे केमिस्ट्री पूरा लेके बैठ जाती थी, सिर्फ बायो को मैं 1% टाइम देती थी, या तो फिज़िक्स को मैं पूरा 99% टाइम देती थी, बायो को 1% टाइम देती थी। ऐसा भी हुआ है मेरे साथ। बायो को ही मैं पढ़ती जा रही हूँ कंटिन्यू, 101% बायो पे ही मेरा फोकस है। फिज़िक्स कर रही हूँ 50% बायो, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है यार। मतलब आप लोग का थोड़ा एक जगह माइंड हो ही जाता है। आप लोग को एक चैप्टर कंप्लीट करना होता है तो बेसिकली आप लोग का उधर माइंड डाइवर्ट हो जाता है। अभी केमिस्ट्री में भी मैंने यही किया, तो यही आप लोग के लिए स्ट्रैटेजी सही है कि हर किसी में ना बायो को डाल के रखो, हर एक आपके कॉम्बिनेशन में ना बायो दिखना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो, बायो हर जगह होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में बात करते हैं बायो, तो आप लोग का हमेशा होना चाहिए। यू कैन नॉट लीव बायो, यू कैन नॉट लीव बायो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आप लोग के पास ये होना चाहिए, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप लोग को डेली बायो पढ़ना है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग को हर 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में एक बार बायो को देखते रहना है। आप लोग का ऐसा फेज़ आएगा जहाँ पर आप सिर्फ फिज़िक्स करने का दिल करेगा, केमिस्ट्री को आप बिल्कुल नहीं देखोगे, दैट्स ऑल राइट। आप पूरा फिज़िक्स पे ध्यान दे सकते हो, लेकिन उसके बीच बीच में ना आपके पास में क्या होना चाहिए, बायो होना चाहिए। सिमिलरली आप लोग के पास हो सकता है केमिस्ट्री का ही पूरा ध्यान दिया हो, सब जगह केमिस्ट्री करने का मन कर रहा है, उसमें भी बीच में बायो को रखो। बायो आप लोग का साथ ही होना चाहिए। यू कैन नॉट लीव बायो, क्योंकि बायो में बहुत सारी चीज़ें, यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स। उसके बाद में आप लोग को उसको लर्न करना है, उसके बाद में उसको आप लोग को याद भी करके रखना है कि कौन से चैप्टर में हमने किस तरीके से उसका फ्रेमवर्क किया था, किस तरीके से हमने उसको समझा था, ठीक है। एक टेक्निक होती है, हर एक के दिमाग में अलग तरीके से चीज़ें बैठती है। अभी मैं जो चैप्टर सोचती हूँ, जब भी मैं कोई चैप्टर मेरे दिमाग में आता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एग्जांपल ले लेते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो मेरे सामने ना अभी तो ऐसा होने लगा है कि एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के पेजेस ही मेरे आंखों के सामने आ जाते हैं। आई नो यहाँ पर आपके पास में एल्गे की बात हो रही है, सबसे पहले डायटम्स की बात हो रही है, उसके बाद में ऊपर डायनोफ्लैजेलेट्स की बात हो रही है। ये तो मैं कितने टाइम बाद पढ़ रही हूँ, फिर भी मुझे याद है, अभी मैंने टेक्स्ट बुक भी नहीं खोला था, बट ऐसी मुझे याद है, ठीक है। तो ये कब हुआ, जब मैंने कंटिन्यूसली प्रैक्टिस किया। आई डिड नॉट लीव बायो एंड सो व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, बायो को आपको हर जगह रखना है। तो ये सारी तो अब बहुत सारी बातें हमने कर ली कि बायो को किस तरीके से आप लोग को डील करना है। अब हर एक चैप्टर के बारे में वी आर गोइंग टू टॉक बेसिकली। चलो आ जाते हैं चैप्टर पे ही करनी शुरू करेंगे। बेसिकली देखेंगे कि आपका कौन से चैप्टर में क्या बात की गई है और वो चैप्टर को आपको किस तरीके से डील करना है। सबसे पहला चैप्टर आता है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, ये चैप्टर के ऊपर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और ये चैप्टर काफ़ी लोगों को समझता भी नहीं है।
हाँ ऐसा है, बहुत सारे लोगों को ये चैप्टर नहीं समझता। तो अभी हम देखेंगे कि हर एक चैप्टर को आपको डील कैसे करना है। मैंने आप लोग को बताया क्या कि आप लोग के पास में क्या है, टोटल 5 यूनिट है। सबसे पहला यूनिट आपके पास में कौन सा आ जाता है, यूनिट 1, जो कि है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। क्या है ये चैप्टर, कौन सा यूनिट है ये, दैट्स योर डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ये आप लोग का पहला ये है, फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास में आ जाते हैं 4 चैप्टर। ठीक है, जिसके अंदर आ जाता है आपके पास में फर्स्ट तो लिविंग वर्ल्ड, उसके बाद में आ जाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड चैप्टर आ जाता है प्लांट किंगडम, उसके बाद में आ जाता है एनिमल किंगडम। आई थिंक जैसा मैं सोचती हूँ, आई थिंक वैसा ही आप लोग के साथ में भी होगा कि प्लांट किंगडम में इतना ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड नहीं थी। एनिमल किंगडम में आई वॉज सो इंटरेस्टेड, आई जस्ट लव टू रीड दिस चैप्टर। ये चैप्टर में बेसिकली एनिमल्स के बारे में बात की गई है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स की आप लोग को स्टडी करनी होती है, उनके फीचर्स याद करने होते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स आते थे ना, लाइक फॉर जेली फिश आ जाते थे, एंड दैट अनदर वाज द स्पाइसेस वगैरह। तो दैट वाज लाइक काइंड ऑफ माई इंटरेस्ट, मेरा थोड़ा इंटरेस्ट का था ये, दैट इज़ वाई मुझे ये पसंद था, ये चैप्टर करना मुझे पसंद था। आई थिंक आप लोग के साथ में भी यही होगा। सबसे पहले बात करते हैं लिविंग वर्ल्ड की। लिविंग वर्ल्ड में मैंने जैसे आपको बताया, स्टार्टिंग के 1, 2 और 3 पेज तक आप लोग को ऐसा लगेगा। ठीक है, फर्स्ट पेज में तो आपका सिर्फ इंट्रो है, उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे आप लोग को ये डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सब के बारे में बात की गई है, जिसके अंदर बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन नेवर माइंड। ठीक है, हम जो है इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम शॉर्टकट में तो नहीं पढ़ेंगे, बेसिकली हर एक लाइन को कवर करेंगे, लेकिन बिना किसी कॉम्प्लेक्स किए चीज़ों को हम पढ़ेंगे। जितना दिया है उतना ही समझेंगे, और ज़्यादा इसके अंदर ऑब्स्टेकल्स नहीं लाएंगे हम। ठीक है, ऑब्स्टेकल्स का मतलब समझता है, कोई ऐसा कंफ्यूजिंग वाली बातें नहीं करेंगे, जो चीज़ें दी है आप लोग को वही चीज़ें समझाई जाएगी। तो ये आप लोग का हो जाता है फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ वर्ल्ड लिविंग वर्ल्ड। इसके बाद में आप लोग को आगे एक टेबल दिया हुआ है बेसिकली, उसके अंदर स्पीशीज़, जीनस और ये किंगडम, क्लास वगैरह, सब क्लास वगैरह के बारे में बात की गई है। वो और टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊँगी। लिविंग वर्ल्ड के अंदर ये पहली चीज़ हो जाती है। लास्ट में आप लोग के पास में आ जाता है दैट मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये चैप्टर इतना ही है, इतना ही इसका कंटेंट है, और इतना ही आप लोग को पता रहना चाहिए। हर्बेरियम हो जाता है, जूलॉजिकल पार्क्स हो जाते हैं, बॉटनिकल गार्डन्स, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूडेड है। हर एक चीज़ को याद करना आपको, जैसे जैसे चैप्टर करते जाओगे आप लोग को ये याद होता जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसके अंदर, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये चैप्टर से डरते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। जैसे जैसे आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे, अगेन आई एम टेलिंग यू, बहुत अच्छे से उसको आप कवर कर सकते हो, बहुत आप उसके ऊपर मास्टर हो सकते हो। लेट दिस ओके गेट इनटू योर माइंड। ठीक है, आई एम नॉट लाइंग। ठीक है, मुझे भी NCERT देख के ऐसा ही लगता था कि यार इसको तो कोई कर ही नहीं सकता, जो ये कर रहा है उसको तो ऑस्कर मिलना चाहिए, इतना मुझे इम्पॉसिबल लगता था NCERT करना। लेकिन ट्रस्ट में अभी मुझे NCERT 60% से ज़्यादा याद हो गई है। ठीक है, अभी मुझे पेज पे पता रहता है कि नेक्स्ट पेज पे क्या चीज़ है। लाइन टू लाइन नहीं याद रहता है, लेकिन याद रहता है कि नेक्स्ट पेज पे किस बारे में बात की गई है। तो इस तरीके से ये कब होगा, जब आप लोग NCERT को रोज़ पढ़ोगे, टाइम टू टाइम रिवाइज़ करोगे। रिविज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंस कैरी करता है रिवीजन। ठीक है, कोई भी चीज़ आप पढ़ के ख़त्म नहीं कर सकते हो, यू हैव टू कीप इट, यू हैव टू सेव इट। ठीक है, आप लोग को उसको क्या करना है ना, आप लोग क्या करते हो, सीड्स डाल देते हो, उसको वाटर करना भूल जाते हो यार, उसको आप लोग ध्यान देना भूल जाते हो, उसकी केयर करना भूल जाते हो। मतलब कि जितना आप लोग इसके ऊपर ध्यान दोगे ना, उतना अच्छे से वो ग्रो करेगा, उतने अच्छे से आप लोगों को इसकी ब्यूटी दिखाई देगी। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो ये चीज़ आप लोग अगेन लॉक कर लो दिमाग में। नेक्स्ट आ जाता है बायोलॉजी क्लासिफिकेशन। मैंने बताया इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और हर एक एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। सारे एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक क्लास इंपॉर्टेंट, क्लास बोल रही हूँ, हर एक इसके अंदर के जो भी फीचर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पेज में आपका इंट्रो है, और बहुत जितने भी तरीके के क्लासिफिकेशन आए थे, एरिस्टोटल एंड ऑल, वो सब दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज पे आपके पास में रॉबर्ट
विटेकर, आर.एच. विटेकर, आर.एच. विटेकर का टेबल दिया हुआ है कि उसने किस बेसिस पे क्लासीफाई किया था। वो टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई गेस वो सेकंड पेज पे ही है, फर्स्ट पेज पे इंट्रो है, सेकंड पेज पे टेबल है। वो टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो टेबल को आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद में वैसे ही जाते जाओगे आगे तो आप लोग का LK वाला पार्ट शुरू होता है। फिर नेक्स्ट आपके पास में दिस आ जाता है, दिस इज़ योर व्हाट वी से, हाँ नहीं, पहले आपके पास में बैक्टीरियाज आते हैं, विल सी अबाउट इट, देखेंगे क्या आता है, ठीक है। तो ये आप लोग का हो जाता है क्या, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आ जाता है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम इज़ लाइक बहुत ज़्यादा इसको आप लोग गलत वे में ले लेते हो। ये चैप्टर थोड़ा है डिफ़िकल्ट, ये थोड़ा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू, जैसे जैसे आप लोग चैप्टर को समझोगे और याद करोगे, वो चैप्टर पे आपका कमांड आ जाएगा, कमांड आ जाएगा। दिस इज़ माई एश्योरिटी, दिस इज़ माई एश्योरिटी कि होगा अगर आप इसके ऊपर ज़रा भी एफर्ट्स लगाओगे, ठीक है। और मैंने इसके बारे में बता दिया है कि कैसे करना है। दिस एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। एनिमल किंगडम मतलब बेसिकली कोई भी चैप्टर को आप टोटली इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते हो। एनिमल किंगडम के लास्ट ईयर तक आई गेस इतना ज़्यादा वेटेज नहीं हुआ करता था, 2 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आते थे। लेकिन 2022 में जो पेपर हुआ, मतलब लास्ट ईयर जो ये साल जो पेपर गया अभी, ठीक है, बहुत भरपूर क्वेश्चंस आ गए ये चैप्टर में से, ठीक है। मस्त क्वेश्चंस आया ये चैप्टर में से। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, कोई भी चैप्टर को लीनियंटली मत लो, ठीक है। सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आप जो चैप्टर्स को सोच रहे रहोगे कि ये चैप्टर्स ऐसा ये चैप्टर तो आ ही नहीं सकता, वही चैप्टर सबसे पहले है। तो यूनिट 2 में बेसिकली आपके पास में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे कि नाम आपको बता रहा है स्ट्रक्चर, हम इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्स की डिटेल पढ़ेंगे, किस चीज़ों से बना है, क्या क्या आता है उसके अंदर, ठीक है, क्या क्या पार्ट्स है। सबसे पहला जो चैप्टर आता है ये सेकेंड यूनिट में, जो पहला चैप्टर आता है, मतलब बेसिकली पूरी टेक्स्ट में देखेंगे चैप्टर 5 है। ये चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है। जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स का दूसरा नाम मैंने बताया था एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स के बारे में हम ये चैप्टर में बात करेंगे। एंजियोस्पर्म्स के पूरी मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। जब प्लांट होता है वो किन चीज़ों से बना होता है, रूट्स होते हैं, सबसे पहले स्टेम होती है, एक ट्रंक होता है बीच में बड़ा सा, उसके आगे आपके स्टेम्स होती है जिसके अंदर ब्रांचेस निकली हुई होती है, ठीक है, ये आपकी ब्रांचेज है। फिर यहाँ पे लीव्स होती है, ठीक है, हर जगह आपकी लीव्स होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया कि इसके अंदर मॉर्फोलॉजी आपको पढ़नी है, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, हर एक चैप्टर ये आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पूरा सा बहुत अच्छा चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, नहीं आपको अब मैं इसको तो ये चैप्टर को आपको छोड़ना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये बेसिक है ये चैप्टर। बेसिक का मतलब कि ये चैप्टर जब तक आप नहीं करोगे ना, तो आगे के बहुत सारे फिजियोलॉजी में उसके बाद में सेल ऑर्गेनाइजेशन में यू हैव हार्ट के सेल्स वो कैसे होते हैं, और वो आप लोग को इधर वाले चैप्टर में भी काम आएगा। दैट इज़ योर लोकोमोशन वाला चैप्टर आता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। उसके अंदर भी इसका बहुत अच्छा रोल है। यू हैव टू यू शुड नो बेसिकली कि बोन्स क्या है आपकी, वो भी ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे जैसे जैसे हम करते जाएंगे ना, सब चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका बेसिक है। बेसिक करोगे तो आगे के चैप्टर जाएंगे। बहुत सारे चैप्टर से ये कैसा है, कनेक्टेड है। ये चैप्टर कैसा है, कनेक्टेड है। उसके बाद क्या है ये चैप्टर, अच्छा वेटेज कैरी करता है। ये चैप्टर आप करोगे तो और बहुत सारे चैप्टर्स आप लोग कर सकते हो, तो इसका वेटेज भी अच्छा है। क्वेश्चन आ जाते हैं चैप्टर में, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्वेश्चन नहीं होते। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसके अंदर जितना आप लोग को दिया है उतना पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं ना, NTA ने अब तक के मतलब पहले शायद अर्थवर्म और फ्रॉग को देता था, लेकिन इस बार या फिर बहुत टाइम से वी कैन से अर्थवर्म और फ्रॉग नहीं पढ़ने कह रहा है। अर्थवर्म और फ्रॉग ये आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मतलब जितना लेंदी चैप्टर आपका है ये चैप्टर, उतना तो 50% है ही नहीं। स्टार्टिंग के टिश्यूज़ के बारे में ये चैप्टर है, और उसके बाद में कॉकरोच का पढ़ना रहता है, वो भी ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, क्वेश्चंस नहीं आ रहे अभी वहाँ से,
ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चंस, लेकिन इतने नहीं आता है। और अगर क्वेश्चन आता है ना कॉकरोच साइड से तो थोड़ा डिफिकल्ट आता है। ठीक है। उसके बाद में आ जाता है आपका यूनिट थर्ड, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बेसिकली यूनिट थर्ड में आप लोग को सेल की हर एक तरीके की डिटेल, वो सेल होता कैसा है, कौन से स्पीशीज़ में, कौन से किंगडम में किस तरीके के सेल्स मिलते हैं। प्लांट्स में जो सेल होते हैं वो सेल वॉल कैरी करते हैं, लेकिन जो हमारे एनिमल के सेल होते हैं सेल वॉल नहीं होता उनके अंदर। ऐसी बहुत तरीके के हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे, सिमिलैरिटीज़ पढ़ेंगे। ठीक है। सेल फंक्शन कैसे करता है, कौन सेल के अंदर भी पार्ट्स होते हैं। ठीक है। ये आपका सेल है, आपका न्यूक्लियस है। ये आप लोग ने अभी तक पढ़ के रखा था कि ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर मैंने क्या बनाया है, ये डीएनए आपका बनाया है, या फिर कह दो क्रोमोसोम है। बेसिकली ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। तो ये आप लोग का है क्या, सेल। ये पूरा सेल है। इसके बीच में आपके पास में क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है। साइटोप्लाज्म है। अब इसके पास में भी ना बहुत सारे ना छोटे छोटे और पार्ट्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, सेल ऑर्गेनल। क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल कहते हैं। ठीक है। तो सेल पढ़ोगे कि वो वाला सेल ऑर्गेनल कैसा दिखता है। जैसे कि अगर इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आप लोग ने बचपन में माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। हर एक सेल को पावर देने का काम किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का है। तो ये आप तो पढ़ रहे हो। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल के अंदर ही एक पार्ट है उसका, एक उसका स्ट्रक्चर है आप कह सकते हो, या फिर उसके अंदर का एक ऑर्गन है जिसको आप नाम क्या देते हो, सेल ऑर्गेनल। फिर उसके बाद में आप डिटेल स्टडी करते हो। तो इस तरीके से सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी। एक हो जाता है प्लास्टिड्स, हो जाते हैं इसमें मिलते हैं प्लास्टिड्स, दिस प्लांट सेल में मिलते हैं। प्लाज्मिड्स आपके पास में एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल में मिल जाते हैं प्लास्टिड्स, प्लाज्मिड प्लांट सेल में भी होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, क्लोरोप्लास्ट आ जाता है। ठीक है। डबल मेम्ब्रेन कौन से होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन कौन से होते हैं, वैक्यूल्स आ जाते हैं। ठीक है। और फिर आपके पास में ये पूरा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ये आ जाता है आपके पास में, दिस पार्ट अगेन कॉल्ड एज गोल्गी बॉडीज़। तो ये सारी बातें हम करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। ये चैप्टर जैसे ही होगा, ठीक है, ये चैप्टर है इम्पॉर्टेंट। ठीक है। ये भी आपका अगेन बेसिक है, तो ये चैप्टर को करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है आपका बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स यार, बायोमोलिक्यूल्स एक ऐसा चैप्टर है ना, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को छोड़ के चले जाते हैं, जस्ट बिकॉज इसके अंदर केमिस्ट्री वाली थोड़ी फीलिंग आती है। आने दो ना, क्या हो गया, केमिस्ट्री वाली फीलिंग आ रही है, मतलब केमिस्ट्री में भी आप लोगों को हेल्प करेगा ये चैप्टर अगर आप कर लेते हो। डू यू नो दिस कि अगर आप ये चैप्टर कर लेते हो तो केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल्स भी आपका ऑलमोस्ट 80% डन हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है यार, इसका मतलब ये होता है ना कि जब आप बायोमोलिक्यूल्स कर रहे हो ना, तो आप बायो का एक चैप्टर कर रहे हो और उसके साथ साथ केमिस्ट्री का एक चैप्टर कर रहे हो। तो मतलब एक चैप्टर करने से आपके 2 चैप्टर हो रहे हैं, 2 चैप्टर डन हो रहे हैं। तो दोनों की आप प्रैक्टिस एक साथ करो, खत्म हो गया। अगर आप केमिस्ट्री में फिर आगे पढ़ने जाओगे, केमिस्ट्री देखोगे आप, तो आप लोग को फिर ऐसा लगेगा यार ये चैप्टर तो मेरा पक्का हो चुका है। तो इस तरीके से आपको बायोलॉजी को पढ़ना है, सिर्फ ऐसे ही नहीं पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में आ जाता है 10th चैप्टर, दैट इज़ योर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। जैसे मैंने बताया आप लोग का यूनिट ही ये कहता है कि यू हैव टू लर्न एवरीथिंग अबाउट सेल। ठीक है। स्ट्रक्चर पढ़ोगे, उसका फंक्शन पढ़ोगे। स्ट्रक्चर्स आपके चैप्टर 8 में है, उसके क्या फंक्शंस है, सेल क्या काम करता है। ठीक है। ग्रोथ होती है उसके अंदर, और बहुत सारे उसके फंक्शंस के बारे में बात की गई है। सेल साइकिल क्या है, उसका एक प्रोसेस है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है। वो एक फिनोमेना है, एक तरीके से एक पूरा मैकेनिज़्म है सेल साइकिल का, सेल डिवीजन का। तो ये चीज़ भी हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास में यूनिट 4। यूनिट 4 देखते हैं। ओके। तो यूनिट 4 में बेसिकली यू हैव प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में देखेंगे तो यू हैव कितने चैप्टर्स है, ये 5 चैप्टर हैं। ठीक है। 5 चैप्टर, ये 5 चैप्टर आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, कुछ लोग के लिए बहुत ईजी हो सकते हैं। जब प्लांट फिजियोलॉजी का एक ही फंडा है, अच्छे से समझो, अच्छे से समझो, यही कह रही हूँ मैं। प्लांट फिजियोलॉजी अगर आप लोग को कंप्लीट करना है ना, इसको आप लोग को डन करना है ना, कंप्लीट करना है ना फुल,
विथ कॉन्फिडेंस, ठीक है, कि आपके आंसर्स भी सही आने चाहिए, ऐसा आपको अगर चाहिए तो ये पूरे यूनिट को अच्छे से समझो। दैट इज़ वॉट आई एम टेलिंग यू, ठीक है। देर इज़ नो अदर वे, यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी चैप्टर। ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स में आप लोग को दिस बेसिकली आपका ये जाइलम फ्लोएम के प्रोसेस दिए गए, उसके फंक्शंस दिए गए, वो फंक्शंस के मैकेनिज़्म दिए हुए गए, ठीक है। जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, किस तरीके से करता है, और आगे बहुत सारे गटेशन वगैरह प्रोसेस दिए हुए, बहुत सारे फिनोमिना दिए हुए, वो सब आपको करना है। ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स बिल्कुल भी बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बहुत ईजी है। हाँ, ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है, ये थोड़ा कैसा है, लेंदी चैप्टर है, दैट आई एक्सेप्ट, लेकिन आप लोग को ये चैप्टर करना है। प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट है, प्लांट फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेटेज कैरी करता है, तो ये आप लोग को करना है। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है आपका मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन में शुरुआत में आप लोग को इसके बारे में दिया हुआ है, वाटर वाला एक सिस्टम होता है, उसके बारे में दिया हुआ है, पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसके बाद में फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स है, उसके अंदर आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए, किसने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनरल न्यूट्रिशन में आप लोग को हर एक मिनरल के बारे में पढ़ाया गया है, राइट। कौन से मिनरल का क्या रोल है, कौन से आपके एसेंशियल है, कौन से नॉन एसेंशियल है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में लास्ट में आप लोग का ये एक बहुत लंबा प्रोसेस आता है, वो सब पढ़ेंगे हम, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, ये चैप्टर थोड़ा सा काइंड ऑफ कंसेप्चुअल है। ये चैप्टर आपका कैसा है, कंसेप्चुअल है। इसके अंदर आप लोग के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। फिर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स आ जाता है, ये भी पूरा प्रोसेस से भरा है हाँ। और ऐसा नहीं है, ठीक है, ये दो चैप्टर्स जो है ना, इनको मैं रेड मार्क करूँगी। इनकी प्रोबेबिलिटी समझने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है, बच्चे इसको समझना नहीं चाहते या फिर समझना नहीं चाहते बेसिकली, ठीक है। तो ये चैप्टर्स को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स रन अवे फ्रॉम दीज चैप्टर्स। लेकिन ऐसा नहीं है, ये उल्टा मैं ऐसा कहूँगी कि ये चैप्टर्स ऐसे हैं ना, जिसको आप लोग एक बार समझ गए, देन यू हैव अ कमांड ऑन इट फॉर एवर, ठीक है, क्योंकि यू हैव अंडरस्टूड इसके पीछे क्या कंसेप्ट है। एक बार में आप लोग समझ गए कि इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, क्या ट्रिक है, या फिर क्या कंटेंट है बेसिकली इसका, तो ये दो चैप्टर आप लोग के डन हो जाते हैं, ठीक है। ये दो चैप्टर आपके ख़त्म हो जाते हैं जब आप इसके कंसेप्ट समझ जाते हो, ठीक है। बेसिकली क्या करना है, टैकल करना है। ये दो चैप्टर मैंने पहले ही बता दिया है, कंसेप्ट बेस है। ये चैप्टर से आपको भागना नहीं है, ये चैप्टर्स को आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। इसको आप लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, याद करने का बीच बीच में है जो आपके मैसेंजर्स आते हैं ना, हर एक इसके पिगमेंट आते हैं, वो सारे पिगमेंट्स के नाम याद करने होते हैं, थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर आप लोग को इसको समझने की ज़रूरत होती है, एंड आई होप आप लोग ये चैप्टर को समझोगे, क्योंकि जहाँ आप लोग ये चैप्टर को समझना शुरू करते हो ना, वहाँ पे आपकी डिफ़िकल्टी लेवल ये दोनों चैप्टर की कम हो जाती है। और बीइंग द हार्ट ऑफ यूनिट 4, ये दो चैप्टर ना हार्ट कह सकते हो ये यूनिट 4 के, यहाँ से क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। ये प्लांट फिजियोलॉजी का मेन मकसद होता है कि प्लांट के बारे में आप ये दो चीज़ तो पढ़ो ही पढ़ो। मिनरल न्यूट्रिशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वजह से ही, ठीक है। तो ये हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपके पास में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर बहुत सारा याद करने की ज़रूरत है, हर एक हार्मोन्स के बारे में बात होगी। वो बेसिकली हाँ, इसके अंदर के हार्मोन्स प्लांट हार्मोन्स कहते हैं उनको, तो उनके बारे में बात होगी। कौन से तरीके की ग्रोथ होती है उसके बारे में बात की गई है इसके अंदर, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ। और फिर लास्ट में डे प्लांट, नाइट प्लांट्स, ये सारे बारे में बात की गई है, तो ये चैप्टर भी अगेन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं क्यों कर रही हूँ ना, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये प्लांट फिजियोलॉजी आपका यहाँ पर डन हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास में आ जाता है क्या, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ओके, ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, देख कैसा लगता है यार, ह्यूमन के बारे में पढ़ना है सब कुछ, तो कितना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन एक टाइम के बाद में ये सारे चैप्टर्स आपके क्या हो जाते हैं, एनिमीज़ बन जाते हैं। आप लोग को ऐसा नहीं होने देना है। ये चैप्टर पे सबसे पहले वार करो आप,
you know, you have to attack on this unit 5. You have to just, you just have to go there inside this chapter, और तभी बाहर निकलना जब आपके ये सारे चैप्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। इस सारे चैप्टर्स को आपको इस तरीके से करना है, यू हैव टू फाइट विद दीज चैप्टर्स। अगर मैं और अच्छे से कहूँ तो ये चैप्टर्स को टैकल करने का एक ही तरीका है कि चैप्टर में घुस जाओ, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। पूरा प्रोसेस है, ठीक है, पूरा प्रोसेस बेस्ड है, बहुत सारे फिनोमेना है इसके अंदर, ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स रिलीज़ जो भी होते हैं, एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, उन सब के बारे में बात की गई है। ये चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि कौन से पार्ट में कौन से एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, उनका पीएच कैसा होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है। तो याद करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इस चैप्टर में। फिर आ जाता है आपके पास में दिस ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था यार मेरे लिए तो ये, ठीक है। इसके अंदर बहुत थोड़ा हार्ट के बारे में भी है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में भी थोड़ा हार्ट के बारे में है। बेसिकली ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आप लोग को लंग्स वगैरह के बारे में फोकस किया जाएगा, कैसे आप लोग का ये होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है। रेस्पिरेशन वही मैं बता रही हूँ, ब्रीदिंग एंड जैसा नाम बता रहा है आपको, ये सब चीज़ों के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट है आपका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, टोटली हार्ट का मैकेनिज़्म आप लोग को इसके अंदर दिया जाता है। और ये सारे चैप्टर्स में एक खासियत है कि एंड में इनके ना वो दिए गए हैं डिजीज़ रिलेटेड टू दीज पर्टिकुलर सिस्टम। डाइजेशन के रिलेटेड क्या आता है आपके पास में, क्या डिजीज़ हो सकती है, क्या एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है, क्या कंडीशंस आ सकते हैं, वो सारे चीज़ों के बारे में बात की गई है। तो वो पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक प्रोसेस के बारे में जब भी आप पढ़ोगे, कोई भी मैकेनिज़्म, कोई भी स्ट्रक्चर्स के बारे में आप पढ़ोगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी के जैसे लोकोमोशन एंड मूवमेंट हो जाता है, उसके अंदर आप मसल का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ते हो, उसका मैकेनिज़्म पढ़ते हो, ठीक है। मसल्स को आप किस तरीके से मसल्स किस तरीके से वर्क करती है, उनका क्या मैकेनिज़्म होता है, ठीक है। वो लोकोमोशन किस तरीके से होता है, मूवमेंट आप किस तरीके से करते हो, वो सारे फिनोमेना समझाने के बाद, किधर कौन सा जॉइंट मिलता है, ये सब हो जाने के बाद में एंड में आपको इसके भी क्या दिए हुए हैं, डिसेबिलिटीज़ दी हुई है, इसके आपको डिजीज़ दिए हुए हैं, क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट। वैसे ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन, मतलब आप लोगों को एक्सक्रीशन का पूरा इसके अंदर प्रोसेस दिया हुआ है। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं लोग, हर एक ये सारे ह्यूमन फिजियोलॉजी में यही करते हैं, स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में आप लोग को टीथ के बारे में बताया है, ठीक है, टीथ का स्ट्रक्चर आप लोग को दिया गया है, ठीक है, टीथ का स्ट्रक्चर दिया गया है। डाइजेशन का आपको एक चार्ट दिया गया है कि आपके माउथ से शुरू होता है डाइजेशन, वहाँ पे आप सलाइवा के थ्रू फूड को डाइजेस्ट करते हो, मैक्रो मॉलिक्यूल से माइक्रो मॉलिक्यूल्स में तब्दील होती है चीज़ें। फिर उसके बाद में पेट में जाती है, पेट में एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, एसिड्स रिलीज़ होता है, HCl वगैरह स्टमक में मिलता है आपको, तो वहाँ पे और डाइजेस्ट होता है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें इसके अंदर, तो आप लोग को स्टेप वाइज जानना है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर से शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद में मैकेनिज़्म होता है, जो भी मैकेनिज़्म चैप्टर बेस्ड है, ठीक है। जैसे एक्सक्रीशन में आप लोग एक्सक्रीशन पढ़ोगे, ब्रीदिंग एक्सचेंज में रेस्पिरेशन पढ़ोगे, बॉडी फ्लूइड्स में आप सर्कुलेशन पढ़ोगे, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एसिमिलेशन, ये सब पढ़ोगे। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में आप लोकोमोशन पढ़ोगे। न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पे आ जाते हैं। तो ये सब हो जाने के बाद में, ठीक है, ये लास्ट के 2 चैप्टर है जो कि न्यूरल से कह सकते हो आप, आपके न्यूरल सिस्टम से रिलेटेड है। तो ये चैप्टर अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, चैप्टर बहुत कंसेप्चुअल है। अगेन ये कंसेप्चुअल चैप्टर है दोनों ही, ठीक है। इसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ओके। तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे थे और केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। न्यूरल कंट्रोल में आप लोग को पूरा न्यूरल सिस्टम पढ़ाया जाएगा, आईज, नोज़, ये सब कैसे वर्क करते हैं। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बेसिकली हमारे ह्यूमन हार्मोन्स के बारे में बात की जाएगी और हर एक हार्मोन का क्या फ़ीचर है, उनके क्या फंक्शंस है, किस तरीके से उन लोग वर्क करते हैं, मैकेनिज़्म पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये 2 चैप्टर में आपका क्या है, न्यूरल सिस्टम कंप्लीट हो जाता है अलॉन्ग विद द हार्मोन्स। मतलब ये जो ये वाला जो चैप्टर है आपका, दिस चैप्टर इज़ बेसिकली योर एंडोक्राइन सिस्टम,
ठीक है, कह सकते हो। ये एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाया गया इसके अंदर पूरा, ठीक है। और इसके अंदर आप लोग को न्यूरल सिस्टम पढ़ाया गया है। दे बोथ गो इन हैंड इन हैंड, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों बहुत अच्छा वेटेज कैरी करते हैं, ठीक है। और दोनों बहुत कनेक्टेड चैप्टर्स है। तो इस तरीके से मैंने आप लोग को बता दिया हर एक चैप्टर के बारे में डिटेल डिस्कशन की मैंने, कौन से चैप्टर में क्या बात की गई है, कौन से चैप्टर को आप लोग किस तरीके से डील करना है, कौन से चैप्टर में क्या चीज़ पढ़ने की है, क्या चीज़ नहीं पढ़ने की है, जिस पे आपको फोकस करना है। मैंने बताया अभी जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी में एंड में आपको डिजीज़ दी हुई है, ठीक है, क्या क्या कंडीशंस हो जाती है, ये सब के बारे में बात की गई है। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या इंपॉर्टेंट नहीं होता है? तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में बेसिकली सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ने जैसा नहीं है। इनफैक्ट आप लोग को हर एक चैप्टर के डायग्राम्स भी अच्छे से करने हैं, टेबल भी अच्छे से करना है। तो सारी चीज़ें मायने रखती है, ठीक है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट सुन के सबके सेम होते हैं, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ एक बार और। हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है आपके पास में डायग्राम्स। टेक्स्ट तो आप लोग करोगे ही, आई होप। टेक्स्ट पूरा टेक्स्ट बुक आपको अच्छे से रीड करना है, वर्ड को समझना है, वर्ड को समझ के, सेंटेंस को समझ के करना है। डायग्राम्स हो जाने के बाद में टेबल आप लोग को पूरे बाय हार्ट हो जाने चाहिए। फ्लो चार्ट्स दिए हुए, एनिमल किंगडम में फ्लो चार्ट दिया हुआ है, वो भी अच्छे से याद हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या आ जाता है, डायग्राम दिया हुआ रहता है, प्रोसेस दिया रहता है, टेबल दिए रहते हैं, ठीक है। हर एक प्रोसेस आपको याद होने चाहिए। जो भी प्रोसेस है उसका आप लोग है ना माइंड मैप बना दो एक तरीके से। वी कैन से आप खुद की नोटबुक में बनाओ, ठीक है, खुद से बनाओ। यू हैव टू लर्न दिस थिंग्स। उसके बाद में और क्या एनसीईआरटी में इम्पोर्टेंट हो सकता है, नोट एवरीथिंग। हर एक छोटी से छोटी चीज़ जो आप पहली बार सुन रहे हो, वो हर चीज़ को आप लोग लिखने की कोशिश करो। आपकी स्पीड बढ़ाओ, हर एक चीज़ को लिखो। और बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मुझे इसको बोल्ड करके लिखना पड़ेगा, इतना इम्पॉर्टेंट है ये, रिविज़न। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिवीजन। नोटबुक बना दिए, हर एक चैप्टर को समझ लिए, हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस भी कर लिए, सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए, बस अब उसको साइड में रख दो। उसको आप लोग पैक करके दफन कफन कर दो उसका। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप लोग को उसको 4 दिन बाद, एग्जैक्ट 3 या 4 दिन बाद उसको आपको फिर से खोलना है, हर एक वर्ड को पढ़ना है, रिमाइंड करना है अपने आप को, ठीक है। हर एक चीज़ को आप लोग को याद करना है कि मैंने ये पढ़ा था। फिर हाथ रख के आप लोग को चेक करना है कि इसका क्या आंसर आना चाहिए था। फिर देखो आप लोग के आंसर राइट आ रहे हैं कि नहीं, हाथ हटा के देखो, वहाँ पे आपका जो एक्सप्लेनेशन आपने जो दिमाग में सोचा था वही एक्सप्लेनेशन वहाँ पे लिखा है, कोई वर्ड आप मिस तो नहीं कर रहे हो। ये हर एक चीज़ आप लोग को आनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली यही मैं कहूँगी, ये सारी चीज़ मैंने बता दी, ठीक है। किस तरीके से आपको डील करना है चैप्टर्स को, क्या आप लोग के क्या क्या आपका एम होना चाहिए जब आप एनसीईआरटी करोगे। तो इस तरीके से मैंने आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई है, जिसका मैंने काफ़ी देर ले लिया, आई गेस 1 घंटे से मैं पढ़ा रही हूँ ये, ओके। यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी के बारे में बताया, उसके बारे में मैं बता रही हूँ आप लोग को, हर एक चैप्टर के बारे में बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में मैंने चैप्टर्स बता दिए थे। नेक्स्ट आ गया था हमारा यूनिट 4 और 5 प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है, बॉटनी में आपका प्लांट फिजियोलॉजी आता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी आपका जूलॉजी में आता है। तो ऐसा तो सोचना भी नहीं कि पूरी 11th की एनसीईआरटी एक जगह आ जाएगी और 12th की एनसीईआरटी एक जगह, नहीं। 12th के अंदर भी जो प्लांट्स के चैप्टर दिए हुए और 11th के अंदर के भी जो प्लांट्स के चैप्टर दिए हुए, उनको एक तरफ करके बॉटनी वाले पार्ट में देते हैं, और ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनिमल किंगडम, ये सारे चैप्टर्स एक तरफ करके आपको जूलॉजी में दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। समझ आ गई चीज़, किस तरीके से टैकल करना है। और अगर समझ आ गई है या फिर इतना लंबा वीडियो में से आपको कोई भी हेल्प मिली है, तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अगर आप लोग को कोई डाउट है तो कमेंट योर डाउट्स, ठीक है। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है। और दूसरी चीज़, सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। टिल देन
विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से पढ़ो, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कवर करो। योर कमांड ओवर दिस बुक, ठीक है। ये 2 बुक आपकी होनी चाहिए। इतने अच्छे से याद कर लो कि जब आपसे कोई पूछे तो वो कंफ्यूज हो जाए कि आपने इसको एज अ स्टूडेंट पढ़ी थी या यू आर द राइटर ऑफ दिस बुक, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारी टेक्स्ट बुक को ये पूरी दोनों टेक्स्ट बुक को आप लोग करना है, ठीक है। बाय बाय।